बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज के हमारे दो अहम टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम बात करेंगे मशरकी वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया मिज़ाइली हमलों पे ख़ित्ते में जो कशीदगी है उसको मज़ीद बढ़ा दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर 190 बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है वो फायर किए हैं और जिसमें इसराइली फ़िज़ाई अड्डों को नुकसान जो है वो पहुँचा है। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली हुकाम का कहना है कि ज़्यादातर मिसाइल अमरीकी मदद से नाकाम बना दिए गए हैं, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने मजीद सख्त हमलों की धमकी जो है वो दी है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ ने अपनी जमात की कारकर्दगी का दिफा करते हुए मुखालिफिन पर तनकीद जो है वो की है। उन्होंने कहा है कि नून लीग ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया है और दहशत गर्दी को ख़त्म किया है, जबकि मुखालिफिन सिर्फ एहतजाज में मसरूफ़ रहे। नवाज शरीफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी ऑडियो उनके पास जो है वो नाअहली की जो है वो शवाहिद मौजूद हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर उसकी मनसूबाबंदी भी की थी। इसी हवाले से हम अपने टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सेनेटर हुमायूं साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब, क्या कहेंगे? पहले हम बात करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से। तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो है वो हुकूमत बेहतर है प्रीवियस हुकूमत से। क्या कंपैरिजन करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली जुबानी जमा खर्च से ज़्यादा आपको फिगर्स देखने पड़ते। दैट इज द ओनली वे कि जिसमें आप कंपैरिजन देख सकते हैं। तो अगर हम वन ऑन वन कंपैरिजन करना शुरू कर दें तो चाहे ये एशियन टाइगर थे या नहीं थे, इन्होंने जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे ये 4.6 या 4.8 से ज्यादा जीडीपी पे नहीं गए। जब इनको निकाल दिया था हुकूमत से तो जीडीपी ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी के ऊपर जाने से रुकने की वजह मियां नवाज शरीफ थे। ठीक है, ये एक इंसान इससे आखिज किया जा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3 दफा फेडरल में आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीनों दफा, एक दफा भी जब तक मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक दफा भी 5.5 या 5.4 को जीडीपी को क्रॉस नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3.5 साल रही है। 3.5 साल में दो जो बजट थे 21 और 22 का, दोनों में एक में 5.97 या 5.94 और दूसरे में 6.2 जीडीपी को टच किया। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने 3.5 पौने 4 सालों में 2 दफा 6 जीडीपी को टच किया है। वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में आए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में आए। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ थी अराउंड ख्याल में 17% या कितने पर 11 से इस तरह की परसेंट पे थी, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आई है। तो उस हिसाब से देखिए। अच्छा, फिर मैं कंपैरिजन कर देता हूँ जॉब क्रिएशन की। देखिए, एक हुकूमत की जो सबसे बड़ी बात होती है वो जॉब क्रिएशन कैसे करता है। पीएमएलएन के ज़माने में 1.4 मिलियन के लिहाज से जॉब क्रिएशन हुई थी हर साल। पीपल्स पार्टी के दौर में 1.1 मिलियन के लिहाज से हर साल जॉब क्रिएशन हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 1.8 मिलियन के लिहाज से, तो तकरीबन 4 लाख जो क्या कह सकते हैं जॉब थी वो ज़्यादा थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिहाज से। तो उससे अगर आप देखें तो इनका कोई सर, नवाज शरीफ साहब ने एक और जुमला अदा किया है। मेरे ख्याल से आप लोग कोई टारगेट उन्होंने किया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि मोटरवेज हमने बनाए हैं और रोड के ताकि लोग सफ़र कर सकें, ना कि उसके ऊपर एहतजाज कर सकें। तो इस पर क्या स्टेटमेंट देंगे आप? देखिए, इस तरह है कि अगर आप लोग कोई आईनी काम करेंगे तो कोई एहतजाज नहीं होगा। अगर आप लोग इंसाफ करेंगे, आप लोगों का मैंडेट नहीं चुराएंगे तो कोई एहतजाज नहीं करेगा। अगर कोई, मुझे एक बात बताएं, आप अक्सर कराची में, आप तो कराची से हैं, आप अक्सर कराची में जब कोई डाकू डाका डालने के दौरान पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होता है? अवाम क्या करती है? पेट्रोल करती है कि नहीं करती? जी, ठीक है।
अब ये लोग जब डाका डालते हुए पकड़े गए तो अवाम इनके साथ क्या करेगी? सत्रोल करेगी। तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? डाके तो आप डाल रहे हैं, लोगों के मैंडेट पे डाके आप डाल रहे हैं। आपको, आप हर तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ आपने उसी वोट को चोरी कर लिया। एक तरफ आप कहते हैं कि कि हम लोग आईनी वो है, दूसरी तरफ आप गैर आईनी लोगों के साथ मिल बैठ के हुकूमतें बना रहे हो, उनकी मदद मांग रहे हो। हालांकि चार्टर डेमोक्रेसी में शिक नंबर 22 है कि हम गैर आईनी जो हुकूमत है उनसे कोई मदद नहीं लेंगे। तो आप तो अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने एक और खिताब में एक अहम बात की है। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के पर जो है वो नवाज शरीफ ने तनकीद की है, और इस हवाले से आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? उनके पास कौन सी ऑडियो मौजूद है साकिब निसार साहब की? देखिए, ऑडियो वीडियो और इस किस्म की गलीज वीडियो रखने का इनका मेरे ख्याल में ये इनका शायद शौक होगा या क्या होगा। मैंने कभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हेड के पास इस किस्म की वीडियोस और ऑडियोज नहीं देखी जिस पे मरियम नवाज कहती है कि तौबा तौबा तौबा, इतनी गलीज वीडियोस हैं। अच्छा, देखती भी हैं, तौबे भी करती हैं। तो ये तो मैंने पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इस तरह करते देखा है। मतलब ये बेसिकली अगर आप देखें ये ब्लैकमेलिंग वाली चीज है। और वैसे ही तो इनको नहीं कहा गया था कि ये सिसिलियन माफिया क्या करते थे? यही सब काम तो सिसिलियन माफिया करता था। उनके पास कभी उनके जो वेल्थ थी वो कभी डिक्लेयर्ड, मतलब प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर नहीं थी। आज तक इनकी वेल्थ आज तक डिक्लेयर नहीं की हुई है। ये एक तरफ कहते हैं हम जद्दी पुश्ती अमीर हैं, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब खुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ मुझे 4 आने वो दिया करती थी, ये हुमायूं साहब, आजिज दामरा साहब हमारे साथ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आजिज साहब, मैं आपके ऊपर आऊँगा। आप क्या कहेंगे? 25 अक्टूबर के बाद आइनी तरामीम में मुश्किलात होंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं, क्या इस पर क्या कहेंगे सर? देखें, पहली बात तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, बुनियादी तौर पर उसकी बात को आराम से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। पीपुल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आइन में जो तरमीम की बात कर रहे हैं, आईनी इस मुल्क में अदालत की, वो पीपुल्स पार्टी के लिए नहीं कर रहे, ना पीपुल्स पार्टी के कारकुनों के लिए कह रहे हैं। वो बात कर रहे हैं दरअसल इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के लिए, और खास तौर पर उन तबकात के लिए जिनके केसेस 1 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं। वो सिविल और क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं, और इस मुल्क में सिविल और क्रिमिनल केसेस की तादाद जो है वो 85 से 90 की तादाद में है, और बड़ी मुश्किल से 10 से 15% जो केसेस हैं वो आईनी पिटीशन के होते हैं। मगर बदकिस्मत यह है कि आईनी पिटीशन से सियासी जो पिटीशन होती हैं वो फौरी तौर पर टेकअप की जाती हैं, उनके लिए टाइम निकाला जाता है, उनके लिए बड़ी बड़ी फीसें वकला को देके मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज या शख्सियात जो हैं वो कोर्ट में आ जाते हैं। अरे भाई, तो उन लोगों का जो 25-25, 20-20 सालों से अपने केसों को भुगत के आज वो वकील की फीस अदा करने के लिए तैयार नहीं है। कई ऐसी पार्टीज हैं जो वकील ना होने की वजह से उनके केसेस पेंडिंग में पड़े हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सो सिंपल ये बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। जब जिस मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्राइम रेशो बढ़ता है। तो सिविल और क्राइम के लिए अगर हमारे पास अदालत मौजूद हो अलग से, और आईनी पिटीशन जो 10 से 15% है उसको सुनने के लिए अलग अदालत मौजूद हो, ताकि आईनी पिटीशन भी सुनी जाए, उस पर भी टाइमली फैसले होते रहे, और खास तौर पर जो मेन स्टेक होल्डर हैं वो जो 1 लाख से ज्यादा पेंडिंग केसेस वाले लोग, वो उनके भी इंसाफ मिले। जिस तरह बड़ा तगड़ा इंसाफ पिटीशन, सियासी पिटीशन में दिया जाता है, इसलिए उनको भी मिले। तो ये जमहूर की बात कर रहे हैं, खल्के खुदा की बात कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल, आज अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ स्कोरिंग की बुनियाद पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस बात को अहमियत ना दी जाए, मगर आने वाले दौर के अंदर जो लोग आज मुखालफत कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पछतावा होगा कि काश टाइमली जब इस मुल्क में 26वीं तरमीम हो रही थी तो ये बात इनको करवा देते। आजिज साहब, 25 अक्टूबर के बाद बिलावल साहब ने कहा है कि आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी, तो आवाम जानना चाहती है क्या मुश्किलात आ सकती हैं?
बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात नहीं की है। आईनी तरामीम कभी भी आ सकती हैं, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो और 2 कदम आगे बढ़ के बात को क्लियर किया है। वो ये किया है कि हमारे ऊपर ये इल्जाम है या शक किया जा रहा है कि शायद हम किसी एक शख्स की खातिर आइन में ये तरामीम करना चाहते हैं या आईनी अदालत की बात अलग करते हैं। बल्कि बिलावल भुट्टो साहब तो कह रहे हैं कि मुझे एक शख्स के लिए कानून साजी में हमारी दिलचस्पी नहीं है, वो चाहे काजी फायद ईसा हो या जस्टिस मंसूर शाह साहब हो। आगे चल के आईनी अदालत के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बनते हैं, जस्टिस मंसूर साहब बनते हैं। हमें इस चीज से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इंस्टीट्यूशन की बात करती है, इदारों की मजबूती की बात करते हैं, और जो आइन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, ये जो 1 लाख पेंडिंग केसेस हैं, क्या ये सारे पीपल्स पार्टी के लोगों के हैं या ये सारे हमारे अहदेदारों के हैं या इनमें सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले हैं? अरे भाई, इसमें वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते होंगे। कई फैमिली मैटर्स हैं, कई जायदादों के मैटर हैं, वो टाइमली ना सुनने ना हल नहीं करने की वजह से उन इलाकों में खानदानी झगड़े होते हैं, कई कैजुअलिटीज होती है, फिर लोग जाते हैं प्राइवेट जिरगा करने के लिए। तो बुनियादी तौर पर हम किसी शख्स की बात नहीं करते, ना टाइम हमारे पास है कि जी 25 अक्टूबर के बाद अगर कोई अमेंडमेंट नहीं आई तो नहीं होगी। बिलावल साहब अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये वो नुक्ता उठा रहे हैं जो सीओडी में मौजूद था। बाद लोगों को अच्छा। सीओडी पे इतराज है, तो भाई जो हमारे पीपल्स पार्टी में मंशूर था हमारा ना, उसकी बात करते हैं। मैं और हुमायूं वो साहब जमात की तो तरफ आगे आऊंगा। बढ़े, हुमायूं साहब, वो जमात तो आगे बढ़े जो इस मुल्क को इंसाफ जी। दिलाना चाहते हैं और दिलचस्पी रखते हैं कि इस मुल्क को इंसाफ मिले। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जी। साहब वो सिविल और क्रिमिनल केसेस की जो फंसे हुए हैं उलझनों में, उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। मैं हुमायूं साहब के पास आऊंगा। हुमायूं साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक और बयान दिया है जिसमें कहा है कि अगर मैं आईनी तरमीम को लीड कर रहा होता तो पीटीआई को भी मैं मिलाता और उनको भी साथ लेकर चलता, और मौलाना फजलुर रहमान की भी ख्वाहिश यही है कि पीटीआई को साथ रखा जाए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना गलत बयानी ये लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ी गलत बयानी क्या हो सकती है। ये लोग कहते हैं कि 10% जो है ना वो आईनी केसेस है। इन केसेस टोटल मेरे ख्याल में 157 या 160 है। जो खाली सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस हैं, जो जो केसेस हैं पेंडेंसी के लिहाज से, वो 60,000 है। अगर उस लिहाज से देखें तो ये 0.03% भी नहीं बनता, मतलब 10% का 100वां हिस्सा भी नहीं बनता। ठीक है, ये लोग बात क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जैसे बात की कि जो जो असल केसेस हैं, देखिए असल केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट्स में हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 2 मिलियन के करीब है। 2.5 लाख हाई कोर्ट में और 55 से 60,000 सुप्रीम कोर्ट में। इनमें जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बन रहे होते हैं वो 157 वो है, और वो भी सारा टाइम नहीं लेते। इसलिए एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने 2,500 केसेस को वो किया है। लेकिन हाँ, मैं इस चीज से मानता हूं कि एक बेंच, स्पेशल बेंच होना चाहिए, या 7 जजेस या 5 जजेस ऐसे होने चाहिए कि जिनका काम मेनली ये हो कि उनका बैकग्राउंड भी कॉन्स्टिट्यूशनल वो क्या कह सकते हैं एज अ लॉयर हो या कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस के लिहाज से हो, और वो खास जजेस हो जो सुप्रीम कोर्ट के मातहत के तौर पे इन केसेस को एड्रेस करें एज अ बेंच एंड रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, वो केसेस कोई और ना सुने। इन द मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बाकी केसेस सुने। सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसी तरह हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। लेकिन जैसे ये कहे ना कि हम किसी एक बंदे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये किसी एक बंदे के लिए नहीं, किसी एक बंदे के कहने पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें इसी तरीके से हो रही है। 25 अक्टूबर की इसलिए ये बात कर रहे हैं कि ये जब कहते हैं ना कि कोई भी आ जाए, काजी फायद ईसा बन जाए या फलाना बन जाए, ये एक्चुअली करना ये चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट का दर्जा दे के उसको खत्म करना चाहते हैं। काजी फायद ईसा को एज अ प्राइम मिनिस्टर वो लगा देंगे, फिर ये कहेंगे हम तो प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कोई भी जो है वो इस आईनी तरमीम में जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस लगे, हमारी इसमें कोई जो है वो इख्तलाफात नहीं है, दोनों में से कोई भी लग सकता है। तो इस पर क्या कहेंगे? वो तो ये वाज़े उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है इस बात पे। देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं ना, आई एम सॉरी, आई डोंट ट्रस्ट देम।
ये लोग जितना सबसे ज्यादा जो एक्टिव हैं इन सब चीजों में वो बिलावल भुट्टो साहब हैं। और ये याद रखें, हिस्ट्री जज करेगी कि नाना जो था उसने आइन बनाया था और ये सारी चीजें ठीक की थी। हाँ, उन्होंने भी फिफ्थ और सिक्स्थ अमेंडमेंट लेकर आए थे जिसमें उन्होंने अपील का हक और मेरे ख्याल में बेल का हक खत्म किया था या लिमिटेड कर दिया था। उसी तरीके से बिलावल भुट्टो अभी वही एक गलत काम जो उन्होंने किया था बिलावल भुट्टो वही करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। असल चीज ये कि ये सुप्रीम कोर्ट को नल एंड वॉइड करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद ये चाहते हैं कि जी जो अब अच्छा इनका 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 वो देखिए मंतक क्या है। मंतक इनको बताने वाला बंदा जो है ना वो इनके पार्टनर में से एक है और वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के लोग भी जो है ना वो इंसान है और उनसे भी गलती हो सकती है, तो इसलिए हम सुपर कोर्ट बना रहे। भाई तो सुपर कोर्ट वाले में क्या कोई रोबोट बन जाएंगे? उधर भी बंदे बैठेंगे तो फिर क्या बनाएंगे? सुपर सर सुपर जो सुपर आप लोग बनाएंगे। का ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसी पर मैं आजिज दामरा साहब से उनके पास आऊंगा और उनसे सवाल करूंगा। सर मुझे बताइएगा कि ट्रस्ट इश्यूज जो हैं पीटीआई को इन जजेस से रिलेटेड, तो कैसे आप लोग इनको हल करेंगे और इनकी वाज़ेह पॉलिसीज़ क्या बनाएंगे और किस तरीके से आप समझते हैं कि ये मामला जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाएगा और हल होगा? ये मुझसे सवाल है आपका? जी जी आजिज दामरा साहब, आवाज़ आ रही है? पहले तो बड़ी माजरत के साथ में अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे मेरे साथी, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर हैं कौन? तारुफ क्या है इनका? जरा वो तो बताइए। सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब पीटीआई से। ओके ओके। तो इशू ये था कि तारुफ नहीं हुआ था ना, आपने बाद में मुझे लिया है। जी जी। अच्छा, एक बात पीटीआई की बड़ी जो कॉमन है इनके सारे दोस्तों में, वो ये है कि एक पीटीआई जेल से चलाई जाती है, दूसरी पीटीआई टॉक शोज के जरिए लोग सुनते रहते हैं उनके, बाकी इनके जो लोग हमारे साथ बैठते हैं वो चीजों को मानते भी हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर मैं हुमायूं साहब की बात को अगर ठीक भी तस्वर कर लूं तो ये चीजें कहीं तो आखिर डेटा खत्म होना है पॉलिटिकल पार्टी में, वो किस तरह होगा कि इस तरह टॉक शोज के अंदर होगा। और दूसरी बात, साहब मौसूफ फरमा रहे हैं कि उनको बिलावल भुट्टो पे एतबार नहीं है। जो 3 नस्लों से जो खानदान और जो पार्टी इस मुल्क में अवामी हाकमियत के लिए जदोजहद करके अमली कुर्बानी दे रही है, उस पे वो पार्टी एतमाद नहीं कर रही जिसको चीफ जस्टिस साहब बोलते हैं गुड टू सी यू, जिसके लिए कैदी को एक मर्कजी की कार चीफ जस्टिस साहब दे देता है, जिनके चीफ जस्टिस जो दाखिले हैं वो कालाबाग डैम बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर से सिग्नेचरी मेंबर है, अरबों रुपए के फंड कोर्ट में रख के बैठे हुए होते हैं, जिनके चीफ जस्टिस कहते हैं कि जनाब खान साहब आप बोर होंगे जेल में, किसी रेस्ट हाउस में चले जाएं, 10 लोग आपसे मुलाकात करें। दरअसल ये आदत पड़ी हुई है इनको ना, ये आदि है इस तरह के चीफ जस्टिस साहिबान के। मगर बात यह है कि ये सारी चीजें जब आईनी अमेंडमेंट होती है तो पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप एंगेज करती है एक दूसरे को। आप किसी से बात ही नहीं करेंगे, आपको पॉइंट स्कोरिंग चाहिए, आप सिर्फ गालिम गलोच और इल्जामात की सियासत करेंगे, तो इस मुल्क का फिर बेहतरी कैसे होगी? इसलिए जरूरत इस बात की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात को संजीदा लिया जाए। और अच्छा, अगर उनकी नीयत में गड़बड़ होती तो वो अदालतों में नहीं जाते, वो बार एसोसिएशन से खिताब नहीं करते, वो वकला के सख्त तरीन सवालात ना देते, वो ना लेते ना जाते। हम तो भाई वकला के दरमियान बैठ के अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, आप तो टॉक शोज में दे रहे हैं। आप कहां पे आप इंगेज कर रहे हैं, कहां पे बात कर रहे हो सवाए इल्जाम के? तो आपको मामला ठीक करने नहीं होते हैं, आप इस इंतजार में हैं कि कल आपको गुड टू सी यू जैसा चीफ जस्टिस चाहिए, इसलिए आपके पेट के मरोड़ है। और बिलावल भुट्टो को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है कि आप उन पे एतमाद करें कि उनको सियासत करनी है कि नहीं करनी है। मगर आज नहीं तो कल ये पूरी कौम इस बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, वो बिल्कुल ठीक की थी कि 45 साल में इस मुल्क के आइन दिलाने वाले शख्स को अगर अपने लिए इंसाफ मिले, सिर्फ इतना मिले कि इनसे ज्यादती हुई, एलए को मंजूर किया था, किस इदारे में डिक्टेटर को कहा था कि वर्दी भी पहने और हुकूमत भी करे, तो बेहतरी की गुंजाइश क्यों नहीं है? बेहतरी की गुंजाइश हर जगह है। अगर सियासतदानों के अंदर है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को के अंदर है, अगर पार्लियामेंट के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, तो तमाम इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को भी बेहतरी की जरूरत है।
जुडिशरी को भी बेहतरी की जरूरत है। अच्छा, आजिज साहब ये बताइएगा कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने बात की है एक मिल के काम करने की, एक अच्छा जो है वो उन्होंने मौक़िफ़ दिया है खिताब के दौरान। उन्होंने कहा है कि पीटीआई जो है वो अगर मैं आईनी जो है वो तरमीम को लीड कर रहा होता तो मैं पीटीआई को ही मिलाता। और मौलाना फजलुर रहमान का भी ये मौक़िफ़ है कि पीटीआई को साथ लेकर चलें और इस आईनी तरमीम को खुशाइन तरीके से जो है वो पास करवाएं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, अगर थोड़ी देर के लिए अभी सेनेटर साहब की बात को थोड़ी देर के लिए दुरुस्त भी समझ लें कि उनको बिलावल भुट्टो जरदारी पे एतमाद नहीं है। ये बेचारे टॉक शो में आते हैं, मैं वसूख के साथ कहता हूं इन बेचारों से बड़ी ज्यादती होती है कि ये पार्टी की नुमाइंदगी करने आते हैं। अब फजल रहमान साहब को इन्होंने क्या कुछ नहीं किया था, मतलब इनके मादी के बयानात फजल रहमान साहब के बारे में आप अभी चला भी नहीं सकते। आज उनकी क्यादत में ये मौजूद है, उसकी छतरी के नीचे ये बातचीत कर रहे हैं उनसे, तो इनकी बातों पे ना जाए। कल इन देखना अगर कोई जेल से तब्दीली आई तो यही साहब मौसूफ सेनेटर साहब इसी चैनल पे कहेंगे कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सही बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को संजीदगी की तरफ आना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जिससे बात करना चाहते हैं आईनी तरामीम इन पार्लियामेंट का काम है, किसी और का काम नहीं है। बाकी जहां तक बिलावल भुट्टो के बारे में या दूसरी पार्टी के बारे में ये बात करते हैं तो इससे ज्यादा गनीज तरीन गुफ्तगू उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में की है, जिसको उस टाइम भी हम गलत कहते थे और आज पीटीआई उनकी क़यादत में बैठी है। हुमायूं साहब से इसके ऊपर मौक़िफ़ ले लूं। को ये बेचारे मजबूर लोग हैं, ये आ जाते हैं, ये अपनी सीवी बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी और लीडरशिप को कह देते हैं इस तरह टॉक शोज के अंदर, मगर आने वाले दिनों के अंदर पीटीआई क्या रुख इख्तियार करेगी? पीटीआई वन मैन शो है, वो केजी नंबर 804 जो चाहेगा वो होगा, सेनेटर साहब की बातों की कोई अहमियत नहीं होगी। हुमायूं साहब क्या कहेंगे, क्या वाकई जो है वो बानी पीटीआई जो चाहेंगे वो होगा? किस तरीके से आप लोग इसका हल जो है वो कंक्लूजन निकालेंगे? क्योंकि ये अब लग रहा है क्योंकि नवाज शरीफ भी आ रहे हैं और मुमकिन तौर पे इसी के ऊपर अब दोबारा से आईनी तरमीम को पास करवाने की कोशिश की जाएगी, उस पर क्या कहेंगे? क्या ये होती हुई नजर आ रही है आपको? इनसे पूछे कि एसएसजी साहब के बारे में इनकी गुफ्तगू क्या होती रही है। सर जी थोड़ी देर के लिए आप मुझे बोल लेते हैं, मैं बड़े खामोशी से आपकी बातें सुनता हूँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी बोले हुमायूं साहब। देखिए इस तरह है कि ये अभी बातें कर रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई जो है ना एक दूसरे के बारे में क्या कुछ कहते थे। बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कहते हैं। हम लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, वो हमारे ऊपर, हम उनके ऊपर करते थे, लेकिन ना हमने और ना मौलाना साहब ने एक किसी की माँ या किसी की नानी या दादी को की उस किस्म की गलीज तस्वीरें फेंकी थी इन्होंने। जी हुमायूं साहब, जिन्होंने बिलावल भुट्टो की माँ और नानी की गलीज तस्वीरें फेंकी थी, आज बिलावल भुट्टो उनके साथ बैठा हुआ है। इससे ज्यादा मेरी नजर में मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, और क्या इससे आगे मैं कहना नहीं चाहता। अब बात आ जाती है इसकी, ये जो एक्ट की बात कर रहे हैं या जो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तरमीम के हवाले से जो नवाज शरीफ आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेक पे जाना है, मुझे जल्दी से सर बताइएगा कि क्या होने जा रहा है नवाज शरीफ जब आएंगे पाकिस्तान, उसके बाद क्या होने जा रहा है? सर मुझे नवाज शरीफ साहब जो पहले पिछले साल अक्टूबर में आए थे, उन्होंने क्या कर लिया था? एक दो कबूतर उड़ाए थे, उसके अलावा उन्होंने क्या कर, उसके बाद हाथ के तोते उड़ गए। अभी फिर भी उसी तरीके से कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर देंगे। उनकी फिक्र ना करें, इन लोगों की फिक्र ना करें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप कहते हैं ना हमें ट्रस्ट क्यों नहीं है, देखिए इस तरह की बात है, अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ ना जी, अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं छुप के नहीं कर रहा। मैं जब अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं सबको कहूंगा यार ये चीज देखो मैं लेकर आना चाहता हूँ, आप इसमें मेरी मदद करो। ठीक, और वो चीज सर एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं और गुफ्तगू का आगाज दोबारा करते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।